हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन आवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कशन किया था एंजाइम की कैटालिटिक साइकिल के बारे में। इस वीडियो में एंजाइम के बारे में हम कुछ जनरल बातें डिस्कस करने वाले हैं और एंजाइम की उन दो थियरीज़ की भी बारे में बातें करने वाले हैं जिसके ऊपर एंजाइम जो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंजाइम जो है वो वर्क करता है। ठीक है, चलिए सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। अगर मैं बात करूँ एंजाइम की, तो एंजाइम्स जो होते हैं दे आर व्हाट, एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ओके, एंजाइम्स जो हैं हर एक सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, अगर किसी एक सबस्ट्रेट पे कोई एक एंजाइम एक्ट कर रहा है तो दूसरे सबस्ट्रेट पे सेम एंजाइम एक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर आपने क्लास 10th में डाइजेशन पढ़ा होगा तो हमने क्या देखा था कि अमाइलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट कर रहा था, स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था। प्रोटीएज एंजाइम किसको डाइजेस्ट कर रहा था, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था। तो हर एक कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होते थे। ठीक है, तो इससे क्या बात समझ आ रही है कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं फॉर व्हाट, दे आर कैटालाइज। एंजाइम्स कैसे होते हैं, स्पेसिफिक हैं किस चीज़ पे, कि वो किस चीज़ को कैटालाइज कर रहे हैं। हर एक रिएक्टेंट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं फिट होते हैं अपने सबस्ट्रेट के साथ कुछ इस तरीके से, जैसे कि ताले के साथ चाबी फिट होती है। देख रहे हैं ना, ये एक ताला है, इसमें ये एक चाबी फिट होगी। हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, जैसे बिल्कुल वैसे ही हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ठीक है, और वो एंजाइम सिर्फ उसी सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करके उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सवाल भी आते हैं तो याद रखिएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट देखिए, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए दो मॉडल जो हैं वो दिए गए हैं। पहला जो मॉडल है उसको हम बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल, एंड दूसरा जो मॉडल है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर हम बात करें लॉक एंड की मॉडल की, तो इस मॉडल के हिसाब से एंजाइम जो है वो किसकी तरह होता है, लॉक के जैसा होता है। और जैसे कि हर एक लॉक की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, बिल्कुल वैसे ही ये सबस्ट्रेट है आपके बहुत सारे और ये आपका एंजाइम है। ठीक है, द रेड वन इज़ योर एंजाइम और यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे सबस्ट्रेट है। अब इस एंजाइम का एक्टिव साइट आप देख रहे हैं कैसा है। अब इस एक्टिव साइट पे वही सबस्ट्रेट फिट करेगा, जैसे ये सारे सबस्ट्रेट हैं, इन सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, लेकिन इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट फिट कर हो सकता है, सिर्फ यही वाला सबस्ट्रेट फिट हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे एंजाइम के एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर से मेल खाता है, इसलिए। ठीक है, तो लॉक इन की मॉडल ये बताता है कि हमारा एंजाइम का जो एक्टिव साइट है या उसका जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स है और उसके ऊपर लगने वाले सबस्ट्रेट भी क्या होंगे, शेप में फिक्स ही होंगे। वो दोनों आके क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आके कंबाइन करेंगे, उसके बाद फिर सबस्ट्रेट को फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं हम। नेक्स्ट मॉडल जो है वो है आपका इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से एंजाइम जो है, दिस इज आवर एंजाइम, इसका जो एक्टिव साइट है ये क्या होता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है, एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो कोई ऐसा फिक्स रिजिड शेप नहीं है, बल्कि क्या होता है, बल्कि ये होता है कि इस एक्टिव साइट में इसमें से जिस तरीके के एंजाइम आके बाइंड होंगे, आपका एक्टिव साइट क्या करेगा, एंजाइम के शेप के सबस्ट्रेट के शेप के हिसाब से अपने एक्टिव साइट के शेप को क्या करेगा, सेट करेगा और फिर उसके बाद सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट करके उसके अंदर चेंज लाके उसको फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ देखिए, इस तरीके का सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट है, यहाँ पे ऐसा ये ट्रायंगुलर शेप का जो आपका प्रोडक्ट है वो आया और वो फिट हुआ। तो प्रोडक्ट के हिसाब से इस एक्टिव साइट ने क्या किया, अपने शेप को चेंज कर लिया ना। ठीक है, इंड्यूस हो गया है प्रोडक्ट के द्वारा और इसने अपने एक्टिव साइट के शेप को क्या किया, चेंज कर लिया। एज अ रिजल्ट फिर आगे उसने रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ये वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में क्या हुआ, आ गया है ना। तो दिस इज व्हाट द इंड्यूस फिट थियरी इज,
कि एंजाइम का शेप जो है, एंजाइम के जो एक्टिव साइट है उसका शेप फिक्स नहीं है, वो क्या होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट शेप वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंड लॉक ऑन की में क्या है, प्रोडक्ट और एंजाइम के एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो बिल्कुल फिट होता है। हर एक एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वही फिट होगा और फिर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट और बातें देखते हैं एंजाइम के बारे में। दूसरी बात ये है एंजाइम के बारे में कि जब एक एंजाइम इंटरैक्ट करता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ एक केमिकल रिएक्शन के समय पे, तो टुगेदर हम उसको क्या बोलते हैं, जब एक एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, इंटरैक्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। दिस इज द एंजाइम, दिस इज द सबस्ट्रेट। जब ये इंटरैक्ट हुए तो ये क्या बन गया, दिस इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये हर एक रिएक्शन में बनता है, हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े अभी तक उन सब में। इसमें देखिए ये आपका एंजाइम है, ठीक, दिस इज द एंजाइम। इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये सबस्ट्रेट आके बाइंड हो रहा है, तो यहाँ ये जो बना हुआ है ना आपका, ये क्या है, ये है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जब भी एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक, ओके। और क्या खास बात है एंजाइम के बारे में, देखिए एंजाइम्स जो होते हैं, सारे के सारे एंजाइम्स कैसे होते हैं, एंजाइम्स आर रीयूजेबल। वो सब कैसे होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। हम एंजाइम को क्या कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं, ओके। यहाँ देखिए ये सिंबल किस चीज़ का है, रीयूज का सिंबल है ना, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस में आपने प्रोबेबली ये सिंबल देखा होगा, तो ये आपका रीयूज का सिंबल है। तो एंजाइम को आप क्या कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि दे आर नॉट कंज्यूम्ड और यूज्ड अप इन द रिएक्शन दे कैटालाइज। क्योंकि जिस भी रिएक्शन को आपके एंजाइम कैटालाइज करते हैं उस रिएक्शन में वो यूज़ नहीं हो जाते हैं, ठीक है, वो कंज्यूम नहीं हो जाते हैं, वो सिर्फ क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं उस रिएक्शन में। उस रिएक्शन में प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, वो सिर्फ उस रिएक्शन में यूज़ किए जाएंगे, कंज्यूम नहीं किए जाएंगे, सिर्फ यूज़ किए जाएंगे, ओके। दैट्स वाई द एंजाइम्स आर रीयूजेबल। इसके पहले के लेक्चर में भी हमने कैटालिटिक साइकिल पढ़ी थी, तो उसमें भी आपने देखा था कि हमने क्या किया था, लास्ट में हमारा एंजाइम जो है वह एज सच हमें मिल जाता था और हम उसको दोबारा कैटालिटिक साइकिल में यूज़ कर सकते थे, ओके, अंडरस्टूड। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एंजाइम के बारे में और क्या खास बातें हैं। अगर हम बात करें एंजाइम को लिखने की, ठीक है, कि एंजाइम अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसमें आप एंजाइम को लिखेंगे कैसे, फॉर्मेट फॉर राइटिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। फॉर्मेट है किस चीज़ के लिए, अगर आप किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन को लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे रिएक्टेंट। मान लीजिए आपका ये रिएक्टेंट है, ज़रूरी नहीं है एक ही रिएक्टेंट हो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकता है। तो रिएक्टेंट नंबर 1 एंड रिएक्टेंट नंबर 2, R1 R2 रिएक्टेंट आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप एरो लगाएंगे और एरो के ऊपर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अपना एंजाइम का नाम लिखेंगे, जो भी आपका एंजाइम होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आप प्रोडक्ट लिख देंगे, फाइन, ओके। तो ये क्या हुआ, दो रिएक्टेंट ने एक एंजाइम की मदद से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। दिस इज द फॉर्मेट। ज़रूरी नहीं है कि दो ही रिएक्टेंट हो, सिंगल रिएक्टेंट भी हो सकता है। ये रहा आपका रिएक्टेंट, ठीक है। एक एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक ही प्रोडक्ट बनाए, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बना सकता है। तो आप लिख लीजिए P1 P2 P3 जितने भी प्रोडक्ट्स हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, लेट्स से हमने क्या किया है, CO2 लिया है, वाटर लिया है, ये दोनों क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और हेमोग्लोबिन पिगमेंट के प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्लस आपका ऑक्सीजन देते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे आपके, ये आपका रिएक्टेंट हो गया R1, ये R2 और ये हो गए आपके प्रोडक्ट P1 P2 P3।
ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, तो आप किसी भी कैटालिटिक एंजाइमेटिक रिएक्शन को लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट यही होगा कि आप रिएक्टेंट लिखेंगे, फिर एरो लगाएंगे, एरो के ऊपर एंजाइम का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है ना, फाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम के नॉमेनक्लेचर के बारे में। एंजाइम के नॉमेनक्लेचर का एज सच कोई रूल नहीं है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके नाम के पीछे एज लगा है वो क्या है, वो है एक एंजाइम। ठीक है, हैव नेम दैट यूजुअली एंड्स इन एज। ठीक है, एंजाइम्स का नाम कैसा होता है, ऐसा होता है कि नॉर्मली उसके एंड में क्या लगा होता है, एज लगा होता है, ASE एज। जैसे सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब एंजाइम है। ठीक है, ओके, क्लियर। सो दैट्स ऑल गाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम एंजाइम की एक्टिविटी को ऑल्टर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डू यू स्टॉप एन एंजाइम फंक्शनिंग। अगर आपको किसी एंजाइम को काम करने से रोकना होगा तो आप क्या क्या कंडीशंस चेंज करेंगे तो एंजाइम जो है वो काम करना बंद कर देगा। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।